हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास +1 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जब 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब रिएक्शंस करने लगे तो उन्हें कुछ जनरलाइजेशन दी। कुछ उनको उन्होंने रूल बनाए, वो है केमिकल कम्बिनेशन के लॉज। इसमें 5 लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेल-साक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इन 5 लॉ में ये फिफ्थ है गेल-साक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये गैसेस के ऊपर है, बाकी नॉर्मल लॉज है। तो पहले से शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिया था लेबोज़ियर ने। उस लेबोज़ियर जी ने बोला, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको पता है रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन में ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। सपोज ए और बी जो लेफ्ट साइड में है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो सी जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ए प्लस बी जब रिएक्ट करेंगे, जो टोटल मास है ए प्लस बी का वो सी के बराबर होगा। मतलब सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सपोज ये 4 मिलीग्राम प्लस 4 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम कार्बन और 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन ये कंबाइन हो रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका वेट होगा 8 मिलीग्राम। इस लॉ के अकॉर्डिंग मतलब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का टोटल मास ऐड करके ये प्रोडक्ट होंगे उसका टोटल मास होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाद में आइंस्टाइन की एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस उसमें है E इज इक्वल टू mc²। E है एनर्जी, m इज मास, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर रिलीज होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी? रिएक्टेंट से रिलीज होगी। रिएक्टेंट से रिलीज होकर प्रोडक्ट बन रहा है प्लस एनर्जी बन रही है। तो अगर एनर्जी रिएक्टेंट से बन रही है तो ये बाद में सवाल उठा कि जब एनर्जी रिएक्टेंट से बन रही है तो ए प्लस बी का जो सम है वो सी के बराबर कैसे होगा, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट्स का मास जो है वो एनर्जी बनाने में लगा हुआ है, तो थोड़ी सी कम होगी। तो इसमें ये देखा गया कि जो एनर्जी है वो mc²। सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ तो सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा मास भी, एग्जाम्पल के लिए जैसे 9.10⁻⁷ किलो जूल अगर एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज हो रही है, तो उसमें रिएक्टेंट का कितना मास यूज होगा? उसमें रिएक्टेंट का मास होगा 0.001 ग्राम, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए इन केमिकल रिएक्शंस में इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये लाज बोलता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, तो इसको बोल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसको मॉडिफाई करके बोला गया ड्यूरिंग एनी रिएक्शन टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी।
इसमें एनर्जी भी ऐड कर दिया गया, मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बाद में मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंपली इतना याद रखना है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या किया, एक प्रोडक्ट है, जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को बनाया, लैब में भी बनाया, प्लस जो हम नेचुरल मिलता है, उन दोनों को उन्होंने कंपेयर किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट को। तो उन्होंने क्या पाया कि जो नेचुरल भी है और जो लैब प्रिपेयर्ड है, दोनों प्रोडक्ट्स में जो रेशो है का कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये दोनों में सेम है। लैब में जो बनाया उसमें भी और जो नेचुरल मिला उसमें भी। तो उन्होंने बोला कि किसी भी प्रोडक्ट को आप चाहे लैब में बनाओ, चाहे आप नेचुरल तरीके से मिले, उसमें जो प्रोडक्ट की परसेंटेज है, जैसे जो कंस्टिट्यूएंट्स की परसेंटेज है वो सेम रहती है, मतलब कंपोजिशन उसका सेम रहेगा। ये देखो, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स कंबाइंड इन सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप बहुत तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, और जिस भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा। जैसे कार्बन का मास कितना होता है, 6, और ऑक्सीजन का 32, ऑक्सीजन का 16। तो ये 3:8, 3:8 में ये रेशियो रहेगी, चाहे किस भी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करो। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड when compound is obtained by using different isotopes। हमने पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाते हैं तो उसकी रेशियो हमेशा 3:8 रहती है, किसी भी प्रोडक्ट से बनाओ। बट ये आइसोटोप्स के मामले में ये लॉ ठीक नहीं बैठता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग हो। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और मास नंबर कितना है, 12। और दूसरा कार्बन का आइसोटोप क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। तीन अलग अलग तरीके से कार्बन मिलता है। अगर C612 इससे हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो रेशियो 3:8 रहेगा, जबकि C614 के हिसाब से बनाएंगे तो रेशियो 14:32 रहेगा। तो ये लिमिटेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब आइसोटोप जो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आइसोटोप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट मास नंबर अलग रहेगा, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। उनको बोलते हैं आइसोटोप। और ऐसे ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, उनको बोलते हैं आइसोबार। इसको बोलते हैं आइसोबार। ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि कोई भी और वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें पूरी केमिस्ट्री को कवर करूँगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन टू एलिमेंट्स, पहले वर्डिंग समझो। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट ए प्लस बी, दो एलिमेंट हो गए, दे कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड। सपोज AB2, AB3, कुछ भी बना सकते हैं ना। दो दो एलिमेंट कंबाइन हो गए, ये AB2 भी बन सकता है, AB3 भी बन सकता है। एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बनते हैं, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट, सपोज मास ऑफ ए, विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर। बी का मास हमने फिक्स रख लेना है और ए का मास वेरी होता रहेगा। देन दीज आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, तब ये सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे, जैसे 1:2, 1:3, इस रेशियो में रहेंगे। तो ये आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रोडक्ट है, दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन करते हैं तो ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड मीन्स प्रोडक्ट्स विद ऑक्सीजन, उनको ऑक्साइड बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करने से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो उसमें क्या बोला था? when two elements combine together to form more than one compound, ये more than one compound हो गए, ये 5 कंपाउंड हो गए। देन weight of the one element, weight of the one element, weight of ऑक्सीजन रख लो, which combine with fixed weight of other, फिक्स वेट हमने रख लिया नाइट्रोजन, फिक्स वेट ऑफ अदर, देन दे आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसको पहले चेक करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का कितना वेट है? N2। नाइट्रोजन का कितना मास होता है? मास होता है 14। तो यहाँ पे 2 है, तो 14 इंटू 2 28। यहाँ पे NO, यहाँ पे सिंगल N सिंगल है, N का कितना वेट आ गया यहाँ पे? 14। आगे N2O3, नाइट्रोजन के दो हैं तो फिर 28। यहाँ पे N2 है फिर 28, यहाँ पर N2 है फिर 28। 28 कैसे आया? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और 2 है तो 14 इंटू 2, ये 28 आ गया। नाइट्रोजन का हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर आगे है पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना वेट हो रहा है इसमें? ऑक्सीजन का सिंगल है तो वेट कितना ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 आ गया। NO में सिंगल ऑक्सीजन है, इसका भी 16 आ गया। इसमें O3 है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 इंटू 3 48। इसमें ऑक्सीजन के 4 है, 16 इंटू 4 64। ऑक्सीजन के 5, 16 इंटू 5 80। ये ऑक्सीजन का वेट आ गया। अब हमने एक का, इसमें किसी भी एक का वेट फिक्स कर लेना है। नाइट्रोजन का हमने फिक्स कर लिया, मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, सबने 14 लिख दिया। अगर नाइट्रोजन के 14 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट होगा? इसमें नाइट्रोजन के 28 के साथ ऑक्सीजन का 16 था, तो 14 के साथ कितना होगा? 8। 14 के साथ 8 हो जाएगा। इसमें 14 के साथ कितना है? 16, 16 ही आ जाएगा। इसमें 28 के साथ 48 रिएक्ट हो रहा है, तो 14 के साथ कितना होगा? 24। यहाँ 24 आ गया। यहाँ 28 के साथ 64 हो रहा है, तो 14 के साथ कितना होगा? 32। और यहाँ पे 40। जब ये आ गया
ये पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ये है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वेट फिक्स रखने पे ऑक्सीजन के इतने पार्ट रिएक्ट कर रहे हैं। तो लॉ यही बोलता है कि दीज पार्ट्स आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसकी रेशियो निकालो, ये रेशियो निकाली हुई है 8, 16, 24, 32, 40। इसको सिंप्लीफाई कर लो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है सिंपल होल नंबर रेशियो। समझिए? तो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, पहले आप समझ लो क्वेश्चन को, इसको आप अपने आप लिख सकते हो। ये दो एलिमेंट combine to form more than one compound, then weight of one element which combine with the fixed weight of other, fixed weight हमने नाइट्रोजन लिया था, with fixed weight of other, the two elements combine with the fixed weight of other। तो क्या होता है फिक्स्ड वेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे विल फॉर्म सिंपल तो समझ में आ गया। when two elements नाइट्रोजन और ऑक्सीजन combine together to form more than one compound, then mass of the one element, ऑक्सीजन ले लिया, which combine with the fixed weight of other, weight नाइट्रोजन ले लिया, then they are in a simple whole number ratio। ये लाभ होता है। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ बोलता है व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली, ए एलिमेंट है बी एलिमेंट है, ठीक है, ये कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड, मतलब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड, थर्ड का वेट जो है वो दोनों में सेम होगा। टू एलिमेंट ले लिए ए और बी, फिक्स्ड एलिमेंट ले लिया सी, दे कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर, देन द रेशियो इन विच, ऐसी रेशियो जिसमें ए और बी कंबाइन कर रहे हैं सी के साथ, ये रेशियो ए और बी सी के साथ कंबाइन कर रहे हैं अलग अलग, इनकी जो रेशियो है विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच दे कंबाइन, इनकी रेशियो सिंपल मल्टीपल होगी उस रेशियो से है जब ये आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, वो रेशियो जिसमें टू एलिमेंट्स सी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो रेशियो सिंपल मल्टीपल होगी किस रेशियो की, जिसमें ए और बी आपस में कंबाइन। ठीक है, मींस ए सी, सपोज सी थर्ड है, बी सी, इनकी जो रेशियो है ए और बी के साथ ये है सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट ले लिए हमने, हाइड्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसको ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल आ गई, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर सल्फर आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। ओके, इसमें फिक्स्ड वेट हमने किसका लेना है, फिक्स्ड मतलब दोनों के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2S बनता है, H2S बनता है ना। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2O बनता है।
इसका फिक्स्ड वेट, इसका वेट दोनों में सेम है, 2 पार्ट्स में हो गया ना, H2 यहाँ पर भी H2 और H2। तो इसमें H का वेट यहाँ पे 2, सल्फर का वेट कितना H2S, सल्फर का कितना होगा मोलर मास 32, H2O में H का 2 और ऑक्सीजन का कितना हुआ, ऑक्सीजन का हुआ 16, मास नंबर ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो ये रेशो हाइड्रोजन की सल्फर के साथ रेशो 32, ये कंबाइंड है 32 अपॉन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ 16, क्योंकि हाइड्रोजन का दोनों में सेम है, विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड फिक्स है, तो ये रेशो हो गई 2:1, 2:1 हो गई ना। अब इनकी आपस में रेशो देखनी है सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन की। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का एटॉमिक मास कितना हुआ 32 हुआ, और ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये तीन पार्ट्स हैं ऑक्सीजन के, 16 × 3 48। तो ये रेशो कितनी हो गई, ये रेशो हुई 32:48, मतलब 2:3 हुई। तो ये रेशो 2:1 और 2:3। तो ये रेशो कितनी बनी 6:2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आपको पता होगा 6:2 मतलब 3:1। तो ये कौन सी रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर से एक बार समझ लो, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, सेपरेटली मतलब फर्स्ट एलिमेंट थर्ड से अलग रिएक्शन होगी, सेकंड की अलग होगी, कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड C, then the ratio in which they combine with third element is simple whole number ratio to the ratio in which they combine with one another। मतलब जो थर्ड के साथ रिएक्शन करेंगे उसकी रेशियो, और जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसकी रेशियो, वो सिंपल होल नंबर होगी। ठीक है। लास्ट है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लॉ गैसेस के ऊपर है। ये लॉ बोलता है व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन रिएक्शन, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं, देन दे डू सो इन सिंपल दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये भी सिंपल रेशियो में कंबाइंड रिएक्ट करती हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इफ गैसेस, अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो वो भी सिंपल रेशियो में होगी। एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 2HCl, 2HCl इसलिए आया क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन था, तो HCl आएगा वैसे, बट रिएक्शन जो बैलेंस होती है तो इसमें हाइड्रोजन के दो हैं तो यहाँ भी दो हम रखने पड़ेंगे, क्लोरीन के दो हैं तो यहाँ भी दो होंगे। तो वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, वन वॉल्यूम क्लोरीन का रिएक्ट कर रहा है, दो वॉल्यूम HCl गैस बन रही है। वन वॉल्यूम मीन्स सपोज आप 50 ml हाइड्रोजन ले रहे हो, तो आपको 50 ml ही क्लोरीन लेनी होगी, अगर आप क्लोरीन लेनी होगी अगर कंप्लीट रिएक्शन करानी है। तो वन वॉल्यूम ये तो इसमें HCl कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो 2 वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। जब 50 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 50 ml क्लोरीन के साथ, तो 100 ml HCl बनेगा। ठीक है। ऐसे हो जाए सपोज 50 ml हाइड्रोजन, यहाँ पे 25 ml क्लोरीन लो, तो HCl कितना बनेगा, HCl दो वॉल्यूम नहीं बनेगा, क्योंकि इसको कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए भी 25 ml क्लोरीन नहीं चाहिए, 50 ml क्लोरीन चाहिए। तो यही बोल रहा है कि हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम
एक वॉल्यूम मतलब कोई भी क्वांटिटी प्लस क्लोरीन का भी एक वॉल्यूम, जब रिएक्ट करेंगे HCl के 2 वॉल्यूम बनेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं वॉल्यूम की जगह, 150 जो भी है, सपोज 100 ले लिया तो 100 ml रिएक्ट 100 ml हाइड्रोजन प्लस 100 ml क्लोरीन कंबाइन करेंगे तो 200 ml HCl गैस बनेगी। ये ओनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल ऐसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम चाहिए इसमें क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, 1 वॉल्यूम चाहिए। हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम चाहिए। तो ये जब रिएक्शन करेंगे 2 वॉल्यूम बनेंगे अमोनिया गैस की। ये अमोनिया भी गैस है, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम चाहिए। मतलब अगर आप 50 रख लो, अगर 50 ml नाइट्रोजन है आपके पास तो आपको 150 ml चाहिए हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा 2, तो बनेगा 100 ml बनेगी अमोनिया गैस। ये है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आज का चैप्टर इतना ही है, जल्दी से एक और कवर कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब ए प्लस बी जब सी बन रहा है, ए प्लस बी का जो टोटल मास होगा वही सी का मास होगा। ठीक है, इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में बोला गया कि किसी भी प्रोडक्ट को, सपोज आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, जो भी ले लो, किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी भी मेथड से बनाओ, कितने जैसे H2SO4 बनाने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस है, किसी भी मेथड से बनाओ तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में इनकी रेशियो 3:8 ही रहेगी, चाहे जिस भी तरीके से बनाओ। बट इसमें थोड़ा वो था कि ये किसके लिए होल्ड गुड नहीं करता, आइसोटोप्स के केस में, आइसोटोप्स के केस में। थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound, then mass of one compound which combine with the fixed mass of another bear a simple whole number ratio। ठीक है, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि when two elements A और B रख लो, they combine separately with third elements, then the ratio in which they combine with third element is simple whole number ratio with the when they combine with each other। मतलब ए और सी के साथ जो ए और सी में इसका जितना मास है और बी और सी में मास है, इनकी रेशो और ए और बी में जितनी रेशो है ये सिंपल होल नंबर रहेगी। हमने एग्जांपल लिया था सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इसमें वाटर बना था, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी थी और क्या बना था, H2S बनी। इसमें हाइड्रोजन कम सीन का मतलब अलग लिया था, इसमें फिक्स्ड मास लिया था हाइड्रोजन का, और ये बाकी SO और इनका अलग से किया था, और सल्फर का ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अलग से किया। ये लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में हमने देखा कि ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, जो मतलब जब जो गैसेस रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स में, तो वो सिंपल रेशो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।